Good morning class. Today we will discuss the next topic, vector form of law of gravitation. In our last lecture we have already discussed about the Newton's universal law of gravitation. According to this law, every particle in the universe attract every other particle with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. This force acts along the line joining of the two particles. Clear? तो हम लास्ट टाइम यूनिवर्सल लॉ डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो सबसे पहले हमारे पास एक फिगर है. यहाँ पे हमारे पास दो मासेस हैं. दीज मासेस मस्ट बी पॉइंट मासेस. हम यहाँ पे पॉइंट मासेस को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि फॉर द पॉइंट मासेस दिस लॉ इज स्ट्रिक्टली ओबेड. तो अगर हमारे पास पॉइंट मासेस हैं तो वहाँ पे ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगी. तो हमारे पास यहाँ पे मासेस हैं m1 एंड m2 मासेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r. ठीक है, हमारे पास दो मासेस हैं जिसमें a एंड b दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r. नाउ अब यहाँ पे हमें सबसे पहले r1 एंड r2 डिस्कस करेंगे कि r1 r2 F12 F21 क्या है. सबसे पहले है हमारे पास R12. R12 इज़ अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B, A से B तक, या फिर R12 को हम क्या कहते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2. इट मीन्स R21 इज़ अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम B टू A. हमेशा हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करते हैं, तो इसी तरह R21 क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर फ्रॉम B टू A. तो हमें B से A तक का ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए हमने इसको R1 माइनस R2 लिखा है. क्लियर? तो R12 एंड R21 ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं और इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है. नाउ यहाँ पर F12 एंड F21 क्या है. F12 इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन A बाय B. ठीक है, अब A पार्टिकल के ऊपर B फोर्स लगा रहा है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो F12 की डायरेक्शन ये होगी. अब F21 क्या है, F21 इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बाय A. इट मीन्स B के ऊपर A फोर्स लगा रहा है तो इसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी. तो हमारे पास ये 4 फैक्टर्स हैं. नाउ अब R1, 12, R21, F12 एंड F21 हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, F12 इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर. तो हमें यहाँ पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे हम. तो सबसे पहले हम F12 कैलकुलेट करेंगे कि इट मीन्स A पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है B. ठीक है, तो इट इज़ G m1 m2 ओवर r स्क्वायर. और यहाँ पे हम जो डिस्टेंस लेंगे R21 लेंगे, क्योंकि R21 डिस्टेंस क्या है, इट इज़ अ वेक्टर फ्रॉम B टू A है. तो हम उसको, क्योंकि अब A पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है तो डिस्टेंस वहाँ से वहाँ तक मैटर करेगा, तो इसलिए हम R21 लिखेंगे. और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि F12 और यूनिट वेक्टर R21 इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. सिमिलरली यहाँ पर हम F21 लिखेंगे, दैट इज़ माइनस G m1 m2 ओवर r स्क्वायर. एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ R12. अगेन रीज़न वही, F21 तो क्या है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन B. क्लियर? एंड R21 क्या है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B. तो जब B के ऊपर फोर्स लगेगी तो डिस्टेंस वहाँ से हम A से कंसीडर करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर R12 लिया है. और अगेन नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि F21 और R12 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये वाला फैक्टर है वो दोनों केसेस में कॉमन है. क्लियर? तो हमारे पास F12 और F21 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगी. हाउ? लेट्स सी. तो देखो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में R12 और R21 अल्टीमेटली ये हमारे दोनों यूनिट वेक्टर हैं. नो डाउट कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, बट ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इनका जो मॉडुलस होगा वो इक्वल होगा. तो इसलिए R12 मस्ट बी इक्वल टू माइनस R21.
तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ठीक है। तो हमें R21 को R12 पुट करना है, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारे पास जो ये फोर्स है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। मींस अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उतनी ही फोर्स जो सेकंड पार्टिकल है वो फर्स्ट पे लगाएगा। तो इस तरह से हमेशा दोनों पार्टिकल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं। तो यही हमारी यूनिवर्सल लॉ है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो इट मीन्स ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है। सो F12 एंड F21 ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ टू पार्टिकल। सो दिस फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। तो यहाँ से हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइंड आउट किए। एक तो ये हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाएगी। इट मीन्स ये हमेशा टू पार्टिकल्स में मतलब पेयर में एग्जिस्ट करेगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है। एंड साथ ही साथ ये हमेशा बॉडी के सेंटर पे लगती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल। नाउ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस फोर्स। हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये डिपेंड नहीं करती कि किस मीडियम में है, वाटर में है, एयर में है। नाउ दिस फोर्स इज़ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो अभी हमने प्रूव किया है। दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल ओबे फॉर द पॉइंट मासेस। मीन्स पॉइंट मासेस के लिए, क्योंकि पॉइंट मासेस में क्या होता है, जो बॉडी का सेंटर है तो होता है ऑलमोस्ट वो बिल्कुल सेंटर में होता है बॉडी के, तो इसीलिए वहाँ पे ये स्ट्रिक्टली ओबे करती है। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज सेंट्रल फोर्स। मीन्स अभी देखो हमने किया कि हमेशा एक पॉइंट मास में, क्योंकि पॉइंट में जो उसका मास होगा बिल्कुल सेंटर में ही होगा, तो इट मीन्स ये सेंट्रल फोर्स को हमेशा ओबे करेगी। तो एक सिमेट्रिकल हमारी ये सिमेट्री बनाएगी। एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मीन्स ये कंजर्व्ड रहेगी और साथ ही साथ मीन्स हम इसको कहीं पे भी कहें ये एप्लीकेबल रहेगी। और साथ ही साथ ये पाथ के ऊपर डिपेंड, वही अगेन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। नाउ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। ये हम नेक्स्ट पॉइंट में प्रूव करेंगे हाउ दीज फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। Principle of superposition of gravitational force. According to the principle of superposition of gravitational force between two masses acts independently and uninfluenced by the presence of other bodies, जो हमने अभी last point discuss किया था. Now hence the resultant gravitational force acting on a particle due to a number of masses is the vector sum of the gravitational force exerted by the individual masses on the given particle. Clear? And which is given by this relation. तो एक पार्टिकल के ऊपर अगर वहाँ पे उसके आसपास बहुत सारे मासेस प्रेजेंट हैं तो उन सभी फोर्सेस का इफ़ेक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम सभी फोर्सेस को सम अप कर देते हैं सिंपली। तो एक मास का जो इफ़ेक्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर मास का उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास M1 पार्टिकल है और इसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल हैं M2, M4 एंड M3। ये सभी पार्टिकल इसके ऊपर देखो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये F13 लगा रहा है, ये F41, ये F12, ठीक है। तो ये सभी पार्टिकल अलग अलग इंडिविजुअल फोर्स लगाएंगे और इनकी जो इंडिविजुअल फोर्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। अब देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं M2 पार्टिकल। M2 पार्टिकल इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा है तो ये भी उतनी फोर्स लगा रहा है। अगर ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी, M3 लगा रहा है तो ये F13 भी। तो अल्टीमेटली जो इसमें टोटल फोर्स का जो समअप होगा वो इंडिविजुअल फोर्सेस में हर एक पार्टिकल की फोर्सेस को हम समअप कर देते हैं। सो यहाँ पे जो इसमें टोटल फोर्स आएगी वो क्या आएगी? इट इज़ F12, F13 एंड F14। तो इन सभी फोर्सेस की वैल्यू हम पुट करते हैं और इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो एक इंडिविजुअल फोर्स में वो सिर्फ उन्हीं मासेस को कंसीडर करते हैं। सी फ्रॉम हेयर, यहाँ पे अगर हम F12 की बात करें तो सिर्फ F1 मास 1 और 2 ही प्रेजेंट है, अदर मासेस का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप F13 की बात करें तो 1 and 3 प्रेजेंट है, अदर का कोई इफेक्ट नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the principle of superposition of gravitational force.